नमस्कार मित्रों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। मित्रों, साहित्य में आलोचना का प्रमुख स्थान है, लेकिन आलोचना भी निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना किसी दबाव में होनी चाहिए। जो सच है और जो सही है वही आलोचना का केंद्र होना चाहिए। जब जब ऐसी आलोचना की बात चलेगी, मधुरेश जी का नाम सबसे पहले आएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मधुरेश जी की, जिन्होंने काव्य केंद्रित आलोचना के समानांतर गद्य केंद्रित आलोचना को रखा और कथा आलोचना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। मित्रों, मधुरेश जी की सृजन यात्रा 60 वर्षों से भी अधिक की है। इन 60 वर्षों में उन्होंने 65 से भी अधिक आलोचनात्मक पुस्तकों का सृजन किया है। मित्रों, आज मैं अपने चैनल पर मधुरेश जी का साक्षात्कार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस साक्षात्कार को लिया है जाने माने साहित्यकार और इतिहासकार रणजीत पांचाले जी ने। आइए देखते हैं यह साक्षात्कार। आलोचक होना आसान नहीं है, क्योंकि आलोचना साहित्य की कठिन और जोखिम भरी विधा है। आलोचना की यात्रा सृजन के साथ चलती है। कोई लेखक कितना भी कहे कि वो आलोचना के लिए नहीं लिखता, वह तो पाठकों के लिए लिखता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर रचनाकार को एक आलोचक की प्रतीक्षा रहती है। एक निष्पक्ष आलोचक रचना को पाठकों के लिए सुगम ही नहीं बनाता, बल्कि उसे कई मानकों पर परखता भी है। ऐसे आलोचक और ऐसी आलोचना की जब बात चलेगी तो मधुरेश जी का नाम सबसे पहले आएगा। मधुरेश जी एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने 6 दशकों से हिंदी कथा आलोचना में अपना सक्रिय योगदान दिया है। उन्होंने कभी किसी दबाव में आकर आलोचना नहीं लिखी। आज जबकि व्यक्तिपरक आलोचनाओं का दौर है, मधुरेश जी ने रचनाओं को केंद्र में रखकर एक सच्चे और निष्पक्ष आलोचक की भूमिका निभाई है। उन्होंने मुख्यतः उन रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी लेखनी चलाई जिन्हें एक प्रकार से उपेक्षित किया गया। आज मधुरेश जी का विपुल सृजन इस बात की गवाही देता है कि वे कथा आलोचना के शिखर पुरुष हैं। ये बरेली का सौभाग्य है कि मधुरेश जी जैसे साहित्य मनीषी यहां रहते हैं। मित्रों, मधुरेश हिंदी जगत में एक सुपरिचित नाम है। मधुरेश जी हिंदी कथा साहित्य के वर्तमान समय में सबसे बड़े आलोचक हैं। आपने अब तक लगभग 60 पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी कहानी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, शिनाख्त, स्त्री की दुनिया, आलोचना का संकट बनाम संकट में आलोचना और ऐतिहासिक उपन्यास
इतिहास और इतिहास दृष्टि आपकी चर्चित कृतियां हैं। मधरेश जी ने हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलनों जैसे नई कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी आंदोलन आदि के न केवल दौर देखे हैं बल्कि एक आलोचक के तौर पर उनकी इनमें सक्रिय हिस्सेदारी भी रही है। मधरेश जी के अपने समकालीन अनेक साहित्यकारों से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उनसे संबंधित संस्मरण आपने अपनी पुस्तकों ये जो आईना है तथा मैं और वे में लिखे हैं। 7 जुलाई 2020 को मधरेश जी 83 वर्ष के हो गए हैं। सन 1962 में शुरू हुई आपकी आलोचना यात्रा आज तक जारी है। आज हम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली नगर में स्थित उनके आवास पर हैं। तो आइए हिंदी कथा आलोचना के शिखर पुरुष मधरेश जी से उनकी लगभग 6 दशक लंबी आलोचना यात्रा, उनके समकालीन साहित्यकारों से संबंध और उनकी आलोचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें करते हैं। मधरेश जी, आपने अपनी छात्र जीवन में कई साहित्यिक पुस्तकें पढ़ी थी और उसके बाद साहित्य की तरफ आपका रुझान लगातार बढ़ता गया, लेकिन अपने लेखन के लिए आपने साहित्य की तमाम विधाओं में से आलोचना को ही क्यों चुना? पांचाली जी, मैंने आलोचना को नहीं चुना, बल्कि आलोचना से पहले मैं काफ़ी भटक कर आलोचना की ओर आया हूँ। और आपको शायद मैं जानकारी दूँ कि इससे पहले मैं कहानियाँ लिखता था और उससे भी पहले जब मैंने बरेली कॉलेज में कॉमर्स में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया तो मैंने एक उपन्यास भी लिखा था और कालिंदी नाम का वो उपन्यास बहुत कुछ कुशवाहा कांत के रंग में रंगा हुआ था और पूरे 1 साल अपनी टाइप मशीन पर मैं उसे टाइप करता रहा और वो अंत में मैंने नष्ट कर दिया। ये जो आलोचना की ओर वर्चुअली मेरा आना हुआ, ये काफ़ी भटकने के बाद हुआ। ऐसा कि मैं आष्ट जी के लिखे हुए पत्र पढ़ रहा था। प्रेमचंद ने उन्हें सुझाव देते हुए लिखा था कि नए लेखक के लिए अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और उन्होंने इतिहास, दर्शन, साहित्य और चीज़ों के बारे में भी उन्हें इस बात की ताकीद की थी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैंने थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप में कभी लिखा भी है कहीं, शायद अष्ट जी के संस्मरण में ही, कि पता नहीं अष्ट जी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरे ऊपर इसका प्रभाव उनके पत्र का प्रेमचंद के ये पड़ा कि मैंने काफ़ी समय के लिए लिखना एक तरह से बंद कर दिया और उसके बाद जब मैंने एक नए सिरे से लिखना शुरू किया तो मैं एक आलोचक की भूमिका में था। हाँ, ये कहा जाता है कि एक अच्छे लेखक के लिए बहुत व्यापक अध्ययन करना चाहिए। उसे न सिर्फ साहित्यिक पुस्तकों को बल्कि उसको इतिहास और राजनीति और अन्य अनेक विषयों से संबंधित पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। तो अष्ट जी का जो आपके लिए सुझाव था, आपने उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया और उनकी बात को जीवन में उतारा। और आपके जो मैंने तमाम आलोचनात्मक लेख पढ़े हैं, उनसे आपके
व्यापक अध्ययन का पता चलता है। मधुरेश जी, हमें ये बताइए कि आपकी आलोचना के मानदंड क्या हैं? आलोचना के मानदंडों को गणित की तरह 1, 2, 3 करके गिनाना थोड़ा मुश्किल है जी। मैं ये मानता हूं कि आलोचना जीवन से संबद्ध विधा है, और आलोचना जो हम जीवन में देखते हैं और साहित्य में रचते हैं, उसका जो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, उस सामाजिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करना और उसके अंतःस्रोतों को ढूंढना, ये आलोचना का प्रमुख काम है। और जो भी मैं किसी रचना का या किसी लेखक का या और मतलब किसी भी चीज़ का मूल्यांकन मैंने किया, तो मेरे लिए उसका जो मानदंड था वो यही रहा कि रचना की आलोचना के संदर्भ में या रचना की समाज के संदर्भ में क्या भूमिका है। अभी आपने मूल्यांकन की बात कही, तो कृतियों के मूल्यांकन के लिए आपकी आलोचना प्रक्रिया क्या होती है? आलोचना प्रक्रिया, मैंने अपना एक लेख ही मेरा है समीक्षा की रचना प्रक्रिया। मैं जब किसी लेखक के बारे में या किसी लेखक की नई रचना के बारे में सुनता हूँ और मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण रचना होने वाली है या ये महत्वपूर्ण रचना होगी, मुझे ऐसी संभावना उसमें दिखाई देती है, तो मेरी जो समीक्षा प्रक्रिया है वो वस्तुतः उस नई प्रकाशित पुस्तक को प्राप्त करने की शुरुआत जो है वो आलोचना प्रक्रिया या समीक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। उसे मंगवाने के बाद में मैं, आपने मेरी पुस्तकें लेकर पढ़ी हैं, देखी हैं, जो मैं तैयारी करता हूँ, कभी भी मैं पुस्तक में ना निशान लगाता हूँ ना उसके हाशिए पर नोट्स लेता हूँ। मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ और इसके लिए मैं अलग से उसके बाकायदा नोट्स बनाता हूँ जी। और काफ़ी लंबा समय मुझे उस रचना के नोट्स बनाने में, उसके समानांतर जो और चीज़ें लिखी गई हैं उन्हें पढ़ने और संजोने में, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी अगर लेखक की मैंने एक रचना को लिया है तो मैंने कभी भी उस लेखक की एक रचना तक अपने को सीमित नहीं रखा है जी। शुरू से ही जब मैंने पढ़ने की प्रति रुचि पैदा हुई तब भी मैंने लेखकों को आम तौर से पूरे के पूरे उनके सेट्स में पढ़ने की कोशिश की है जी। और आज भी चाहे प्रेमचंद है मेरे पास, चाहे शरद हैं या और कोई जो रवीन्द्रनाथ थे, इन लोगों को मैंने उनकी समग्रता में पढ़ने और समझने की कोशिश की है जी। तो ये जो मतलब उसके ये जो एक समसाध्य प्रक्रिया है वो मेरी समीक्षा की प्रक्रिया है और उसी पर अमल करते हुए मैं उस रचना का मूल्यांकन करने की कोशिश करता हूं। जी। किसी भी भाषा के साहित्यिक विकास में आलोचना की क्या भूमिका होती है? ये तो स्वाभाविक बात है कि दुनिया की हर भाषा में पहले रचनात्मक साहित्य आता है जी। उसके बाद में आलोचना लिखी जाती है जी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान हो। तो ये जो आलोचना की भूमिका है वो लेखक का एक तरह से ये मार्गदर्शन कहना मैं कहूँगा कि एक बड़ी बात है ये, लेकिन लेखक की उस साझेदारी को, तो लेखक ने जिस मनोभूमि से उस रचना को लिखा है उस रचना को आपको समझना और उस रचना को साथ लेकर उस भूमिका को स्पष्ट करना, ये लेखक का मतलब आलोचना का एक मुख्य प्रकार्य होता है। और इस प्रकार्य को करने के लिए जो आलोचना है वो उन आलोचना रचना के साथ साथ चलने के साथ वो उसमें ये हस्तक्षेप करती है कि उसमें उसने किस तरह से अपनी बात को कहा। जी। आपकी एक पुस्तक है ऐतिहासिक उपन्यास, इतिहास और इतिहास दृष्टि, जिसमें आपने अनेक जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं उनकी लंबी आलोचनाएं लिखी हैं।
एक सामान्य उपन्यास और एक ऐतिहासिक उपन्यास, दोनों में काफी अंतर होता है। तो आपकी जो आलोचना की कसौटी एक सामान्य उपन्यास के लिए है, क्या वही कसौटी ऐतिहासिक उपन्यास के लिए भी होती है या उसमें कुछ अंतर होता है? इस मामले में मैंने अपने लेखों में प्रायः लुकाच को, जो एक हंगेरियन मार्क्सवादी आलोचक थे, उनके लिए मैंने उद्धृत किया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट अपना, उनकी एक किताब है हिस्टोरिकल नावल, अंग्रेजी में अनुवादित है हंगरी से वो, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट कहा है कि किसी भी लेखक की जो सामाजिक दृष्टि होती है वही उसकी ऐतिहासिक दृष्टि होती है जी। तो मैं जब ऐतिहासिक उपन्यास पर लिखता हूँ तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि लेखक के लिए ऐतिहासिक उपन्यास लिखना सामाजिक उपन्यास के लिखने के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है जी। सामाजिक उपन्यास वो जो उपन्यास का परिप्रेक्ष्य है, उपन्यास का समय है, उपन्यास के पात्र हैं, उनके बारे में उसे, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है जी। और वो जो अतिरिक्त श्रम है जिसमें इस बात का उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं भी किसी उत्साह या किसी भ्रम या किसी और कारण से इतिहास का जो परिप्रेक्ष्य है उसके बाहर न चला जाए। तो आलोचक जब ऐसी किसी रचना का मूल्यांकन करता है तो उस मूल्यांकन के लिए उसे भी मतलब लेखक के तरफ अपना काम करना पड़ता है और उसके लिए अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास भी अंततः उसके जो कलात्मक मानदंड हैं उनके आधार पर ही उसका मूल्यांकन होता है। उसमें भी चरित्र होते हैं, उसमें भी समय होता है, उसमें भी संवाद होता है, उसमें भी उपन्यास और रचना के अन्य कारक होते हैं जो उसे सफल या असफल बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना ये सामाजिक उपन्यास में तो होता ही है, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास में इस बात को आलोचक को और ज़्यादा सजग रहना पड़ता है कि इसमें कोई ऐतिहासिक असंगति ना हो और जो चीज़ें इसमें हैं, जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब यशपाल जी ने दिव्या लिखा जी, तो यशपाल जी ने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। जी, जी, इतिहास विश्वास की वस्तु नहीं है, इतिहास विश्लेषण की वस्तु है जी, और तर्क और विश्लेषण की वस्तु। ये यशपाल जी ने कुछ सूत्र ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में अपनी भूमिका में लिखे। जब उस उपन्यास के ऊपर भगवत शरण उपाध्याय जैसे बड़े इतिहासविद ने समीक्षा लिखी हंस में सन 45 में, तो उन्होंने मतलब दिव्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके एक लंबा लेख लिखा और दिव्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके उन्होंने दिव्या की अनेक असंगतियों का उन्होंने उल्लेख किया उसमें। जब बाद में मैंने यशपाल पर काम करने की योजना बनाई और यशपाल पर मैंने काम किया तो मेरा पत्राचार भगवत शरण जी से भी हुआ। भगवत शरण उस समय असम में रहते थे, उनका पत्र मेरे पास आया और बड़ा थोड़ा अहंकार भाव से भरा हुआ उनका पत्र था। जब मैंने उनसे दिव्या और अमिता इन दोनों चीज़ों, मैंने कहा दिव्या के ऊपर आपका लेख ऐतिहासिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय लेख हो सकता है, लेकिन वो दिव्या की मूल्यांकन या दिव्या की एक सहृदय समीक्षा हरगिज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे उसी तरीके से दो टूक उत्तर दिया कि दिव्या के बारे में जो मैं कह चुका हूँ उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ कहना नहीं है। तो आलोचना का जो ये मतलब तरीका है या आलोचक का, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए भी मतलब विकास को रोकने वाला या विकास को बाधा पहुंचाने वाला मतलब होता है। अभी आपने कहा कि ऐतिहासिक उपन्यास की आलोचना के लिए आलोचक को अतिरिक्त श्रम करना पड़ता है। आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ऐतिहासिक उपन्यास की एक अच्छी आलोचना वही आलोचक कर सकता है जिसका अपना इतिहास का ज्ञान अच्छा हो, और आपकी जो आलोचना है ऐसी ऐतिहासिक उपन्यासों की, उसमें वो दिखाई देता है। मधेश जी, हमें यह बताइए
कि आपने सन 1962 में आलोचना कर्म शुरू किया। तब से लेकर अब तक एक बहुत लंबा समय बीत चुका है। तब के साहित्यिक वातावरण में और आज के साहित्यिक वातावरण में आप क्या अंतर देखते हैं? जब मैंने अपना आलोचना कर्म सन 62 में 7वें दशक के प्रारंभ में शुरू किया, तब आलोचना में बहुत सहृदयता थी, एक बड़ा परिवार भाव था और लोग आमतौर से जिनमें कोई भी संभावना देखते थे, बड़े से बड़ा लेखक उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने बड़े बड़े लेखक मुझे उस ज़माने में मिले और मुझे उन्होंने अष्ट जी ने मेरे लिए खरीद के अपने पैसे से किताबें भेजी और इलाहाबाद से खरीद के, और बाद में मैंने उन्हें पेमेंट किया। और इसी तरीके से और लोगों ने, अमृत राय ने, ये बड़े नाम थे ये। लेकिन तो मतलब ये जो परिवार भाव था आलोचना में, जब अपने छोटे के प्रति एक तरह की बड़ी सहृदयता और सद्भाव का जो एक माहौल था, वो मैं आज नहीं देखता हूं। अच्छा, उस समय के उपन्यास और कहानियों में और आज के उपन्यास और कहानियों में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? उस समय जो उपन्यास और कहानी थे, वो लिखने वाले लोगों की संख्या कम थी अपेक्षाकृत, और जो हमारे सामाजिक आंदोलन थे, हमारी जो सामाजिक जागरूकता थी, आमतौर से उपन्यास उसे या जो हमारे सामाजिक रूप मतलब विभिन्न समस्याओं के रूप में सामने आते थे, तो लोग आमतौर से उन पर केंद्रित करते थे। और उन उपन्यासों को आज मतलब उपन्यास में शिल्प बहुलता ज़्यादा है, आज चमत्कार की भावना ज़्यादा है, आज अमूर्तन ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें हैं। और बहुत सी चीज़ें कभी कभी उपन्यास उस समय लिखने वाले लोग और आज के लोग, उस समय इस बात को माना जाता था, एक सामान्य मान्यता थी कि उपन्यास पहले पठनीय होना चाहिए, उपन्यास या कहानी पढ़ने की चीज़ है, और अगर आपकी रचना पठनीय नहीं है और पाठक ने दिलचस्पी के साथ में उसे पढ़ा नहीं है, तो वो उस रचना के प्रति क्यों अपना सद्भाव दिखलाएगा, या उस रचना को वो क्यों मतलब मेहनत करके परिश्रम करके पढ़ना चाहेगा। तो आज मतलब जब है इतना ज़्यादा, तो आज चमत्कार ज़्यादा है और रचना की जो एक संवेदनशीलता है, मुझे लगता है उसमें क्षरण हुआ है।